में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खूबसूरती की। और अगर खूबसूरती की बात करते हैं तो आती है सबसे पहले मुस्कुराहट। मुस्कुराहट के बाद आते हैं सबसे पहले दांत। अगर आपके दांत खूबसूरत होते हैं तो आपकी मुस्कुराहट जो है वो और भली लगती है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट ज़ैनब नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए ज़ैनब, फर्स्टली तो, और सेकेंडली आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रॉपरली एक ब्रांडिंग कर रही हैं आप डेंटिस्ट की ना। यही होता है, पेशेंट्स कम एट क्लिनिक एंड दे लाइक आई वांट योर स्माइल। आई वांट योर स्माइल, क्योंकि वो एक प्रॉपर होता है ना, हमें एक गम्स का वो एक फ्लॉ होता है, वो बड़ी खूबसूरत स्माइल आ रही होती है। तो टोटली है। आपने भी कोई ट्रीटमेंट करवाया है? नहीं, गॉड गिफ्टेड है? नहीं, गॉड गिफ्टेड है जेनेटिक्स। तो ये इसके बाद सोचा था कि मैं डेंटिस्ट में जाऊंगी? नहीं, एक्चुअली मेरी कज़न का एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर उसके फेशियल फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा हुए थे। तब आई थिंक आई वाज इन FSC एंड उनका फिर ट्रीटमेंट हुआ था नेशनल हॉस्पिटल से। वहाँ पे डॉक्टर अब्दुल्ला थे, तो उन्होंने मैक्सिलोफेशियल सर्जरी थे वो, उनका मैंने फिर वो सर्जरी का प्रोसीजर देखा था। और मेरी कज़न की पूरा फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन जब हुई थी, उनका बिफोर एक्सीडेंट और आफ्टर एक्सीडेंट जो सर्जिकल प्रोसीजर था, उसके बाद फेस बहुत ट्रांसफॉर्म था। तो आई वाज लाइक ओह दिस इज़ समथिंग दैट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन, इट्स लाइक मैजिक। तो उसके बाद से आई डेवलप पैशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। तो फिर मैंने एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया सारा। फिर नाउ हियर आई एम टॉकिंग टू यू गाइस। हाँ, जर्नी आगे अभी और बाकी है, अभी तो स्टार्ट है, बेशक इस तरह से ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि एक मैजिकल जर्नी थी, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेस्ट थी। अगर आप दांतों का ट्रीटमेंट या गम्स का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो स्माइल में अगर डिफरेंस देखें, मैंने सेलिब्रिटीज़ का ऑब्वियसली देखा है, उनके बिफोर और आफ्टर का बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन और डिफरेंस है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। आपका एक तो कॉन्फिडेंस भी चेंज होता है, बिकॉज यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आते होते हैं, देर लाइक वी आर नॉट एबल टू स्माइल कॉन्फिडेंटली, हमें मसला है, हम लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं किस तरह से इफेक्ट्स आ रहे हैं। और एक तो वो फिजिकली भी एक तो अपने आप को जज कर रहे होते हैं और वो इनसिक्योर हो रहे होते हैं अबाउट देयर स्माइल। और इवन दो इन सम केसेस इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव इट, अनलेस एंड अनटिल वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा, आपके डेंटल प्रॉब्लम्स या गम्स का लेवल, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल टू हैव दैट लेवल ऑफ गम्स, जिसको हम कहते हैं ना गमी स्माइल है कि गम्स नज़र आ रहे होते हैं। exactly. तो इट इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। बट अगर आपको वो अफेक्ट कर रहा है, आपकी गम्स की हेल्थ को, ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ओ नो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट, इट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, और आप सोशल सर्कल में आप बस ऐसे करके स्माइल कर रहे हो और बस चुप कर रहे हो ना, तो वो ऑब्वियसली फिर आपको इफेक्ट करता है। फिर दैट इज़ वेयर वी डेंटिस्ट इंटरवीन के ओके वी नीड टू मेक आवर पेशेंट मोर कंफर्टेबल विद द डेली लाइफ। तो उसके अंदर फिर हम लोग गम करेक्टिव सर्जरीज आ जाते हैं, जिंजिविक्टमी कर सकते होते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए फिर तब आते हैं। बट पाकिस्तान में अभी भी पेरियो की जो फील्ड है, जिसके अंदर गम्स मसूड़ों के से रिलेटेड जो स्पेशलिटी है, वो अभी भी बहुत न्यू स्टेज में है, बिकॉज पेशेंट्स एक्सपेंसिव भी होते हैं और पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है तो गम्स की डिजीज़ से रिलेटेड, तो इतना आते नहीं है पेशेंट्स। आई हार्डली हैड वन पेशेंट जिसके अंदर से उन्होंने खुद हमारे पास आके कहा था कि मुझे अपनी सर्जरी करानी है। और पाकिस्तान में वैसे भी पेरियोडोंटिस्ट आई थिंक सिर्फ 6 हैं। तो दैट इज़ अ वेरी शॉकिंग नंबर। मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे भी अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि जाना पड़ा था, और मैं भी पेरियो जो है वो तलाश कर रही हूँ अभी तक कि मुझे कोई अच्छा मिल जाए। तो मैं अभी तक बैठी हूँ, तकरीबन 1.5 माह हो गया और मैं उस चीज़ तक नहीं जा सकी हूँ। जो भी है किसी को भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि सब डेंटिस्ट्री कर रहे हैं और वो उसके मुताबिक देख रहे हैं। लेकिन जो गम्स की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आप कह रही हैं, अगर 6 हैं तो मुझे कैसे मिलेंगे? नहीं, आपको बस मैं बता दूंगी देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग वेरी नाइस इन दिस फील्ड। बट ये है कि नीश इनिशियल स्टेजेस पे है और लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती तो वो खुद ही जाके नहीं चेक कर रहे होते कि हमें जैसे आपको पता है कि मैंने पेरियोडोंटिस्ट के पास जाना है, बट नॉर्मल पीपल डू नॉट नो कि हमने गम स्पेशलिस्ट के पास जाना है। दे गो टू रेगुलर पीपल, समटाइम्स इवन क्वैक्स जो बाहर हमारे दुकानों पे बैठे होते हैं, बाहर डेंटिस्ट। आपस की बात है, मैं भी बड़ी देर उनसे इलाज करवाती रही हूँ। They're a kryptonite to dentistry, I think। बहुत ख़राब किया हुआ उन्होंने, और लोगों की जनरल ओरल हेल्थ को भी बहुत ख़राब किया, लिटरली बहुत ख़राब किया हुआ। गवर्नमेंट शुड रियली कंसिडर टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स अगेंस्ट देम। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम ये गम्स की बात करें, हेल्दी गम्स की अगर बात करें, ओरल हेल्थ की बात करें, तो ब्लीडिंग गम्स जो है वो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप देखें 100 में से शायद आपको बेहतर पता होगा 90% तो लोगों को होता होगा। तो इसको हम कैसे बेहतर रख सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके मसूड़ों से या गम्स के अंदर से ब्लड निकल रहा है, दैट मीन्स आपके गम्स हेल्दी नहीं हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एंड दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक या ओरल हैबिट्स जो हैं वो सही नहीं है।
तो सबसे पहले व्हाट वी डू इज़ वी टेक हिस्ट्री अच्छे तरीके से, वी रूल आउट किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से तो नहीं है, किसी डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं है। अगर ये सारा मेडिकल हिस्ट्री क्लियर हो जाती है तो उसके बाद वी मूव ऑन टू इंटरवेंशन वेयर वी आस्क पेशेंट नंबर 1 टू वी काउंसल देम कि ये हेल्दी नहीं है, तो इसको आप कैसे हेल्दी कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप वुड बी कि अपनी ओरल हाइजीन बेहतर करें। वो आप कैसे कर सकते हैं कि आपने ब्रशिंग टेक्निक जो है वो सही करनी है। काफ़ी लोग होते हैं उनके जो लोअर इंसाइजेस आगे वाले नीचे वाले जो दांत होते हैं उसमें बहुत क्राउडिंग होती है, आपस में जुड़े हुए होते हैं दांत। तो उस केस में होता है कि वहाँ पे ज़्यादा आपका जो भी खाना आप खाते हो वो सही तरह से ब्रश नहीं होता, तो वहाँ पे प्लाक एक ना सॉफ्ट सी लेयर आ जाती है खाने की, जो ओवर द टाइम मिनरलाइज हो जाती है, वो पत्थर की फॉर्म में आ जाती होती है। तो उस चीज़ को आपने रिमूव करवाना होता है थ्रू स्केलिंग, और स्केलिंग से पहले अगर वो प्लैक की फॉर्म में ही आती है, सॉफ्ट थिन लेयर की फॉर्म में आती है, इट इज़ ईजियर टू रिमूव। बट जब कैलकुलस की फॉर्म्स में आती है, स्टोन्स की फॉर्म्स में, तो वो पेशेंट को ऐसे फील होता है जैसे उनका दांत ही रिमूव हो गया। बट इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जब तक आप स्केलिंग नहीं कराएंगे तब तक वो रिमूव नहीं होगा, तब तक आपके गम्स हेल्दी नहीं होंगे और तब तक ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आएगी। बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि आपके जो दांतों पर गंज जमा हुआ है, जैसे प्लाक हम कह सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में है, मिनरलाइज फॉर्म में है या फिर सॉफ्ट फॉर्म में है, तो वो जब तक वो नहीं निकलेगा तो कैसे आप ओरल हाइजीन जो है वो बेहतर हो सकेगा और दोबारा से रीन्यू स्टार्ट हो सकेगा। लेकिन अगर आप देखें तो एक मिथ है, स्पेशली अगर हम देखें ज़द-ए-आम में, कि हम कहते हैं कि जब भी हम स्केलिंग करवाते हैं ना दांत वीक हो जाएंगे हमारे। नहीं, मैं अपने पेशेंट्स को ही बता के थक चुकी हूँ कि स्केलिंग इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, कम्प्लीटली हेल्दी। उसकी जो टिप होती है इट प्रोड्यूस स्पीड से वो पानी इजेक्ट करती है, ठीक है, और वो इतनी स्पीड से होती है कि वो सारे जो दांतों के बीच वाली जगह होती है उधर से सारा डेब्री जितने भी होते हैं, प्लैक होता है, उसको रिमूव कर देती है। उससे ये कुछ नहीं होता कि दांत का स्ट्रक्चर जो पहली लेयर होती है एनामल वो ख़त्म हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता। ना आपका दांत का स्ट्रक्चर रिमूव हो रहा होता है, वो सिर्फ पानी का प्रेशर है, ठीक है। और उस पानी के प्रेशर से हम लोग करें, क्योंकि अब हम लोगों ने विद द एडवांसमेंट्स इन इंडस्ट्री अब हम लोग पेशेंट को कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको स्केलिंग से डर लगता है, आप एक दफ़ा स्केलिंग करवा लें। आपने नहीं साल में 2 दफ़ा स्केलिंग करानी तो आप अपने पास घर में वाटर पिक रख लें। वाटर पिक क्या होता है कि उसके अंदर ना आप नोज़ल होती है और नीचे एक प्रेशर बॉटल होती है, आप उसको प्रेशर बॉटल को करते रहते हैं और आप दांतों के दरमियान में उसकी नोज़ल को रखेंगे और वहाँ से प्रेशर से पानी जाता रहेगा और वो सारी डिब्री को रिमूव करता रहेगा। तो आपको फिर साल में एक दफ़ा ही सिर्फ स्केलिंग कराने का होता है कि अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस है कि ओ इससे मुझे सेंसिटिविटी हो रही है या फिर कुछ इस तरह का मसला हो रहा है। बट इवन तो अगर सेंसिटिविटी का भी कुछ लोगों को मसला होता है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ 2 months वो ठीक हो जाता है स्केलिंग के बाद। इट्स जस्ट नॉर्मल बिकॉज आपका इतना अगर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इतने सालों से आपने स्केलिंग नहीं कराई, ऊपर डेब्री प्लाक कैलकुलस सब कुछ है, जब वो रिमूव होगा तो दांत एकदम सांस लेगा, तो उसको ऑब्वियसली खाना पीना फील तो होगा एकदम सांस लेगा अरसे के लिए। ये भी हमें सोचना चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं सोचते दांतों के बारे में, हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि चल रहे अल्लाह ताला ने दिए हैं तब तक चलेंगे, इस तरह से ही चलाने हैं। इसका कोई नेबल बदल भी नहीं है। नहीं है, एग्जैक्टली अपने कोई अल्लाह ताला की दी हुई खुदादात की जो भी चीज़ है उसका नेबल बदल तो है नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें कैविटी की, अगर आपके दांत में किसी भी हिस्से में अगर दाढ़ में या दांत में कैविटी होगी है, उसके बाद हम उसको निकलवाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग उसको क्योंकि निकलवाएंगे फिर नया दांत निकलवाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उसका हम अल्टरनेटिव करते हैं, उसकी फिलिंग करवा लेते हैं ताकि बच जाए, दूसरे दांत उससे बच जाए। क्या ये अच्छा सोल्यूशन है? सबसे पहले तो हमें इवैल्यूएट करना होता है डेंटिस्ट के किस हद तक हम लोग बचा सकते हैं, बिकॉज हमारी भी यही कोशिश होती है कि एक जो नेचुरल स्ट्रक्चर जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसको बेशक हम लोग इम्प्लांट से एक्सचेंज तो कर सकते हैं, बट वो उस तरह की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली जो नेचुरल दांत में होती है वो एक इम्प्लांट में भी नहीं होती, इवन दो इट्स बायोकम्पैटिबल। बट हम लोग सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि जितना भी बचाया जा सकता है वो करें। अगर तो इनिशियली हमारे दांत की 3 लेयर्स होती हैं, एनामल, डेंटिन और पल्प। अगर तो वो फर्स्ट लेयर के अंदर ही होता है या सेकेंड लेयर में भी होता है तो हम लोग उसकी ना फिलिंग कर देते होते हैं। बट अगर वो पल्प तक पहुंच गया जिसके अंदर हमारे दांत की नसें होती हैं, ठीक है, और सारी खून की सप्लाई होती है, अगर वो वहाँ तक पहुँच गया है तो पेशेंट को बहुत पेन कॉज कर रहा होता है और इट्स मोस्ट प्रॉबेबली बिकॉज कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो उस इन्फेक्शन को भी उसकी रूट कॉज यही होती है कि अगर हम लोगों ने उस पेन को रिमूव करना है तो हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। रूट कैनाल में क्या होता है कि हम लोग उस पल्प चेम्बर को खोलते हैं, उसको सही तरह से डिसइंफेक्ट करते हैं, उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होता है उसको रिमूव करते हैं, नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, उन सबको निकाल देते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग फिलिंग कर देते हैं कि हम लोग रूट को भर देते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग फिलिंग कर देंगे ऊपर क्राउन के लिए और फिर हम लोग क्राउन बनवा देते हैं। उसकी वजह से रिस्टोर हो जाता है नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ टूथ। उसके अंदर ये है कि आपको फिर पेन फील होगी अगर तो रूट कैनाल फेल होती है, मैक्स, बट इतना होता नहीं है, नॉर्मली लोगों की चल जाती है रूट कैनाल्स।
बट फिर उसके अंदर आपको इम्प्लांट की तरफ नहीं जाना पड़ता. बट कुछ केसेस में ये होता है कि आपका जो क्राउन और रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ होता है ओवर द ईयर्स वो अगर वेयर एंड टेयर हो जाए, ठीक है, और वो फेल हो जाए रूट कैनाल, और उसके अंदर कोई री इन्फेक्शन हो रहा है और उसके अंदर आप फिर से रूट कैनाल को ट्राई करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, बट उसके अंदर चांसेस होते हैं कि 40% आपका दांत बच पाएगा. ठीक है, तो हम लोग उस 40% को भी एक दफ़ा ट्राई करते हैं. अगर वो फिर भी नहीं रिकवर होता तो फिर हम लोग इम्प्लांट की तरफ जाते हैं. बट ऑब्वियसली इम्प्लांट भी एक अच्छी ऑप्शन है, बट अगर खाली जगह होगी तो उससे बेहतर तो इम्प्लांट. अच्छा, रूट कैनाल की अगर हम बात करें, मेरा भी एक रूट कैनाल मैंने करवाया हुआ है. उसके कितने टाइम के बाद आपको उसका चेकअप करवाना ज़रूरी होता है? ज़रूरी होता है कि दांत को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसके बाद उसके कोई नहीं है, उसके बर्थ ही नहीं है कोई? नहीं, रूट कैनाल कराने के बाद ऑब्वियसली आपके जब आपने सारी अंदर से पल्प रिमूव कर दिया हुआ है, उसकी सारी न्यूट्रिशन निकाल दी हुई है, उसको दांत को न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, तो ओवर द टाइम वो ब्रिटल हो जाता है. और हमारे फाइबर्स होते हैं वो भी सीमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके बाद हमारी जो रूट्स होती हैं ना वो बोन के साथ फ्यूज़ कर जाती हैं रूट कैनाल ट्रीटेड दांत में. तो हमें क्या करना होता है कि हमें हर 6 महीने बाद या साल में 1 या 2 मरतबा हमें अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि एक तो हम लोग रेकमेंड करते होते हैं कि रूट कैनाल जिस दांत में भी है उसके ऊपर क्राउन ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं अगर तो उसके ऊपर क्राउन ना लगवाया जाए. तो क्राउन जो होता है वो एडिड प्रोटेक्शन देता है कि सारी मैकेनिकल फोर्सेस उसके ऊपर आएँ, और वो उसका मटेरियल भी ऐसा होता है जिसकी वजह से सारी जो फोर्सेस होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं ताकि एक ही दांत के ऊपर सारा वो वज़न ना आए हमारी बाइट का. तो उसके अंदर फिर हम लोग रेकमेंड करते होते हैं कि हर 6 महीने बाद या साल में 2 मरतबा हम लोग ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करें ताकि वो इवैल्यूएट करता रहे कि कोई समस्या बट इट्स गोइंग फाइन, आपको पेन भी नहीं हो रही है. नहीं बस फाइन है, बट यू रियली नीड टू गो एंड सी एग्जैक्टली, आई हैव टू. मसला ना हो. मैं तकरीबन 2 महीने से धक्के खा रही हूँ अगर मैं आपको बताऊँ तो लिटरली मैंने आपको बताया भी है कि आप अगर देखिए अगर अपनी स्किन की बात करते हैं स्पेशली, तो जितने भी एस्थेटिक है हमारे पास पहले अभी आई हुई थी, तो एक बाकायदा एक कंपेन्स कर रहे हैं, बाकायदा अगर आप देखिए जो भी प्लेटफॉर्म उनके पास मौजूद है उसके लिए अवेयरनेस दे रहे हैं कैसे क्या करना है. अगर मैं ये नहीं कहती कि कोई कर नहीं रहा, डेंटिस्ट्री का अगर देखें उस तरह से हम उसको ट्रेंडिंग पर नहीं लेकर आ रहे हैं, उस तरह से अवेयरनेस नहीं दी जा रही है इसकी. एक ओवरऑल हेल्थ हमारी हाइजीन हमारा किस तरह से ज़रूरी है. अगर आप एस्थेटिक की बात करेंगे तो हमें पता चल गया कि कौन सा सीरम हमारे लिए अच्छा है, कौन सा एसिड जो है हमारे ग्लास स्किन के लिए अच्छे. अगर दांतों की बात करें, अगर हमारी सेंसिटिविटी है फिर भी हमने एक पेस्ट ही लगानी है जो हमारे घर में ग्रोसरी के साथ आ रही है. अगर गम्स में से अगर ब्लीडिंग हो रही है फिर भी हमने एक ही पेस्ट यूज़ करनी है. तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही है अभी तक? आई फील लाइक लोगों को यंग जनरेशन माशाल्लाह काम कर रही है. हाँ जी, पर आई फील लाइक इसमें काफ़ी हद तक हमारी हैबिट्स जो हैं, घर में लाइफस्टाइल क्या है हमारा, वो बहुत मैटर कर रहा होता है. अवेयरनेस आपको कितनी मिल रही है. आई फील लाइक इवन एज डेंटिस्ट कि इतनी मैस अवेयरनेस नहीं है. पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं हमारे पास, जब क्लिनिक में लोग पेशेंट्स आ रहे होते हैं दूर देहात लोगों से, वो लिटरली पान, छालिया, गुटखा इसके और सिगरेट स्मोकिंग चेन स्मोकर्स होते हैं और उनको कोई पता नहीं होता. कभी कभार पेशेंट आपके सामने बैठा होगा और उनके मुंह में गुटखा या छालिया होगा एंड दे वुड बी लाइक आप ऐसे ही चेक करें. लिटरली ऐसे होता है, बट पेशेंट को अवेयरनेस नहीं है. मतलब हाँ, आपको एक एथिक्स भी होना चाहिए ना, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं. हाँ जी, बट आम आदमी के पास, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो कि अच्छा आपके हेल्थ के एक्सेस इतनी है, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है हमारा इतना ख़ास जिससे आम आदमी अवेयर हो. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ओरल कैंसर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स देने शुरू किए, गवर्नमेंट ने टोबैको कंट्रोल से रिलेटेड इनिशिएटिव्स देने शुरू किए, बट वो सारे इनिशिएटिव्स सिर्फ एजुकेटेड और प्रिविलेज्ड लॉज तक हाँ जी, जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता है, जो एक विक्टिम बन रहा है, ठीक है. एंड आई से द वर्ड विक्टिम बिकॉज उनको प्रिविलेज नहीं है, उनको बेहतर पता नहीं है. तो इट इज़ अपॉन अस, जिन लोगों के पास एजुकेशन है, जिन लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, कि वो जो दूसरे लोग हैं उनको एजुकेट करें. आपके घर में जितने भी मुलाजिम आते हैं, ठीक है, कोई भी इस तरह की कोई हैबिट्स हैं या उनका ओरल हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है, वी एज चैरिटी स्टार्ट्स एट होम. तो हम लोग को अपने घरों से स्टार्ट करना चाहिए कि उनको सिखाएं कि ओरल हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए. हम उनको ओरल हाइजीन की किट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, और इवन जब ओरल हेल्थ कैंप्स हो रहे होते हैं उसके अंदर प्रोवाइड करें, स्पॉन्सर करें या फिर आप प्रोवाइड करें इस तरह की चीज़ें जिससे वी डेंटिस्ट आर एबल टू बेटर कम्युनिकेट विद द जनरल पब्लिक और उनको हम लोग प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें. तो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन. बट एंड आई एम लकी इनफ टू से कि द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई एम वर्किंग विद सारी स्टूडेंट लेड हैं.
पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेंटल स्टूडेंट्स, एशिया पैसिफिक डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान डिवीज़न, ये सारी पाकिस्तान में स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें से कोई एक भी बंदा नहीं है जो ग्रेजुएटेड डेंटिस्ट हो या फिर जो बहुत ही हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को वो कर सकें, अपने पैसों से कर सकें। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सारे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं दे आर एक्टिवली टेकिंग पार्ट। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप कोई कैंपेन कर रहे होते हैं, हम एक दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि लैंग्वेज बैरियर ना आ जाए, ओवरलैप ना हो जाए चीज़ें, और टारगेट ऑडियंस हमारी अगर देखें ना, अगर आप मुझे कंपेन करिए, मुझे अगर आप आकर एजुकेट करिए, तो मैं कहूँगी मुझे तो थोड़ा सा पता है ना, थोड़ा सा नीचे जाकर जैसे अपने काम मुलाजिमों को या जो भी हमारे घर में होते हैं उनको जिनको नहीं पता, तो टारगेट ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट भी इस हवाले से कोई कंपेन्स कर रही है तो उनको पता होना चाहिए कि जो भी है थिंक टैंकर्स, उनको पता होना चाहिए कहाँ पे जाकर कौन सी आवाज़ जो है वो रेज करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम दोबारा से आते हैं ओरल हेल्थ की तरफ। मुझे बताएं कि जो हम पेस्ट की बात कर रहे थे, टूथपेस्ट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके साथ जो भी प्रॉब्लम है, हम एक ही पेस्ट यूज़ कर रहे हैं जो भी ग्रोसरी में आ रही है, इज़ इट राइट? आई फील लाइक आपको आपकी जो भी ओरल हेल्थ कंडीशन है उसके साथ एसोसिएटेड टूथपेस्ट होने चाहिए। हमारे पास इवन पाकिस्तान में हर ओरल हेल्थ से रिलेटेड एक टूथपेस्ट अवेलेबल है रेडी मार्केट में। आई डोंट नो इफ आई कैन से देयर नेम्स और नॉट ऑन। नहीं, आप बता सकती हैं, बता सकती हैं। ओके, अगर आपके मसूड़ों के अंदर से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आप पेरोडोंटिक्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेंसिटिविटी हो रही होती है तो सेंसोडाइन यूज़ कर सकते होते हैं। और प्रो एनामल एक होती है टूथपेस्ट, वो यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली कुछ लोग होते हैं जिनके जो दांतों के ऊपर से रूट्स एक्सपोज हो रही होती हैं और गम्स पीछे जा रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं दांत को, उस केस में भी प्रो एनामल जो टूथपेस्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलगेट और सेंसोडाइन दोनों के अंदर फ्लोराइड होता है, यू कैन यूज़ दैट, क्योंकि फ्लोराइड हमें बहुत ज़रूरी होता है दांतों की मजबूती के लिए। तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो कहते हैं ना आपके दांत में टूथपेस्ट में नमक है, तो वो ये दो वाली हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों रेगुलर यूज़ में। बट सेंसोडाइन के अंदर ये आपको खास ख्याल रखना है, आप 14 डेज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते सेंसोडाइन को। ये तो मैं कहती हूँ दिस इज ओनली ट्रीटमेंट बेस्ड टूथपेस्ट होती हैं सेंसोडाइन, पेरोडोंटिक्स, और आपने इसको 14 डेज बाद डिसकंटिन्यू करना होता है। डिसकंटिन्यू करना, इसको अल्टरनेट हमें कोई और देखना होता है। अल्टरनेट कोई जैनब, आपने ये बहुत बड़ी बात बता दिया मुझे, और मैं तो इस चीज़ का मुझे तो बिल्कुल नहीं आइडिया था। लिटरली अगर मैं पेरोडोंटिक्स यूज़ कर रही हूँ तो मैं 3-4 महीने तो मुसलसल चल रहा है। अगर सेंसोडाइन कर रही हूँ उस पर भी शायद टाइप्स होती हैं, एक पेन रिलीफ की है और एक दूसरी सेंसिटिविटी की है, तो चल रहा है सिलसिला। नहीं, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक होते हैं, इनके स्टीरॉइड्स भी होते हैं इनके अंदर। तो ये नुकसान क्या देते हैं फिर दांतों को? आपको बस लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करना होता है, क्योंकि वो आपके सिर्फ पेन जो है, जो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होता है, सिर्फ उसके लिए होता है। यू हैव टू डिसकंटिन्यू इट टू चेक कि आगे जब तक आपकी मेन कॉज है आपने उसको रिलीव करना है। आपको टाइम बीइंग के लिए तो हेल्प करेगा, बट अनलेस एंड अनटिल आप उसकी रूट कॉज जो कि बैक्टीरिया है या फिर कैविटी बनी हुई है, इन्फेक्शन हो रहा है, पॉकेटिंग बन रही है दांतों के जिसकी वजह से हो रहा है, जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब तक ये इतना इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो नॉर्मल बेस पर जैसे रेगुलर हम कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं? कोलगेट इज़ फाइन। कोलगेट, ऑनेस्टली कोलगेट वो मतलब ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें बाकी भी जो टूथपेस्ट आ रहे हैं, जैसे मेडिकेम है, डॉक्टर एक समथिंग है, ये कर सकते हैं इसके अल्टरनेट पर? हाँ जी, आप कर सकते हैं, but I just prefer my preference Colgate on Colgate because you have nice smile like a Colgate smile exactly। तो मुझे बताइए कि जो हम एक स्पेसिफिकली करते हैं कि दांतों को हम सफ़ेद करने के चक्कर में, कि हमें होता है कि जो सफ़ेद दांत है ना वो खूबसूरत लगते हैं और वैसे लगते भी हैं, जो पीलापन आ जाता है, पीलेपन आने की क्या वजह होती है और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? तो स्केलिंग ही, बट उसके फिर आपको रूट कॉज पे जाना होता है। सबसे पहले तो काफ़ी लोग आते हैं जिनके एक अवेयरनेस में इस बात पे देना चाहूँगी, जिसका अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सांवले होते हैं, ब्राउन होते हैं, ठीक है, तो उनके जो दांत होते हैं वो ज़्यादा वाइट अपीयर होते हैं, क्योंकि उनकी स्किन टोन का उनके दांतों के साथ इफेक्ट आता होता है। तो आपकी जो भी स्किन टोन होगी उसका आपके दांतों के ऊपर रिफ्लेक्शन ज़रूर इस तरह से आता होता है। जितने ही फेयर स्किन होंगे उनको उनके दांत थोड़े से हल्के से लगते हैं कि ओ दे आर नॉट एग्जैक्टली पर्ली वाइट, तो वो सारा स्किन टोन का भी इफेक्ट होता है। तो एक ये इफेक्ट होता है, बट दूसरा जो चीज़ जो होती है कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसी हैं। अगर कोई बंदा बहुत स्पाइसी और रंगीन खाने खा रहा है, ठीक है, तो उसके ऑब्वियसली कलर एजेंट्स, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं और कलर एजेंट्स होते हैं, उसका आता होता है। फिर हम लोग की कॉफ़ी और चाय की जितनी भी इनटेक होती है तो उसकी वजह से स्टेन्स आते हैं। और तीसरा रीज़न होता है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं। चेन स्मोकर्स के बहुत ज़्यादा स्टेनिंग आती होती है और उनके दांत बहुत ज़्यादा येलो होते हैं और उसको स्केलिंग से भी रिमूव करने में वी नीड अच्छा खासा टाइम।
कि हम लोग सही तरह से रिमूव करें। तो उसके लिए ये होता है कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। नंबर 1, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम लोग स्केलिंग और पॉलिशिंग करेंगे, उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज स्केलिंग और पॉलिशिंग के कुछ वीक्स बाद ही आप जब तक वो मॉडिफिकेशन आपने नहीं की वो स्टेन्स वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज़ इज़ कि अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप स्ट्रॉ से करें, आप डायरेक्ट कप से ना लें, बिकॉज उसके अंदर फिर आपको स्ट्रॉ से होता है। हाँ जी, स्ट्रॉ से डायरेक्टली आपके गले में चला गया, वो इतना ओरल कैविटी में नहीं रहता तो उससे स्टेन्स नहीं आते। तीसरा होता है कि अगर आपको अभी भी आप कलर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि इससे नहीं मुझे इससे भी ज़्यादा वाइट करने हैं, तो यू कैन गो फॉर वाइटनिंग। और इट इज़ सेफ टू टेक वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स? इट इज़ सेफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल इज़ ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस। तो उसके अंदर ये होता है कि हम लोग आपको पहले ऑफिस में इन ऑफिस बुलाते हैं, आपकी वाइटनिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक 14 डेज़ के लिए, एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए, इस टाइम पीरियड के बीच में आपको एट होम वाइटनिंग किट्स दे देते हैं। वो पिस्ट्यूल्स आपने घर में यूज़ करने होते हैं। उसके बाद अगर आपका डिज़ायर्ड शेड आ गया तो आपने स्टॉप कर देना है वहीं पे। ये नहीं करना कि आपने पूरे ज़िंदगी बस करते रहना, उससे आपके दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते होते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि बस आप एक दफ़ा इन ऑफिस कराएं, उसके बाद एट होम वाली हमारी किट यूज़ किया करें, और उसके बाद जब आपका वाइटनिंग कलर का डिज़ायर्ड शेड आ गया उसके बाद स्टॉप इट। जस्ट सही हो गया। अच्छा, जो आपकी स्माइल है उसके लिए तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी माशाल्लाह। तो मैं क्योंकि दांतों का ट्रीटमेंट आजकल करवा रही हूँ तो मैं बड़ी कॉन्शियस हुई हूँ, ये होने वाला है वो होने वाला है, तो हमें बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप किसी को देखती होंगी तो आप उसको कहती होंगी ना ये चीज़ें होने वाली, जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं ना आपकी नज़र उसी जगह पर जाकर एग्जैक्टली रुकती है। तो देख कर होता है कभी कभी कि इसमें ये चीज़ें हैं जो अल्टरनेट होता है। अभी मैं रिसेंटली एक इवेंट पे गई हुई थी, मुझे देख कर क्या लग रहा है? अभी तो आपका नहीं फील हो रहा क्योंकि आप किसी ऊपर वाले नजर आ रहे तो नहीं नजर आ रहा है। एग्जैक्टली। नहीं, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं, आप ये मेक श्योर करें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, खुद से बैठकर कुछ ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं चलता। जैसे हमें अभी पेस्ट की बात कर रहे थे कि एक पेस्ट को हम 3 माह तक यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि 15 दिन तक यूज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें एहतियात में तभी आएंगी जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे।